अगर आपको पता चलेगा कि नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो घटनाक्रम था वो बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, और घटनाक्रम का लेटेस्ट अपडेट जो लोगों को पॉपुलर कल्चर में दिखा वो कल आया था, जब परसों रात को नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे उनके राबड़ी देवी के आवास पे गुलाब का फूल लेकर। और राबड़ी देवी ने कहा, लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार से, अब इधर इधर मत जइह, तू ही सबका गार्जियन बड़ा, सबके साथ में लेके चलिह। मतलब इधर उधर नहीं जाइए, सबके गार्जियन हैं, सबको साथ में लेके चलिए। इस तरह की खबरें आती हैं। और बिहार में ये पूरा जो इक्वेशन नया बना है, ये कैसे बना, पृष्ठभूमि क्या लिखी गई, और जिन पार्टियों के नए नए इक्वेशन इस दौरान देखे गए उनका भविष्य क्या होगा, गार्जियन नीतीश किसके किसके गार्जियन होंगे, इन सब पे बात करेंगे इस सत्र में। और हमारे साथ होंगे तीन खास मेहमान, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार संतोष जी, और आज तक के बिहार ब्यूरो चीफ सुजीत झा, और न्यूज़ हाट के पत्रकार कन्हैया भेलारी जी। आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। थैंक यू। और मैं सबसे पहले संतोष जी के पास चलता हूं। संतोष जी, इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उलटते पलटते देख चुके हैं कि बिहार में कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। कई लोग बार बार इसे महाराष्ट्र के रिपरकशन के तौर पर भी देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, तो मतलब एक जो कहावत चलती है जैसे को तैसा टाइप की, तो वो इसमें भी इसको लोग अनुवाद करके देखते हैं ऐसा। तो क्या बिहार में जो हुआ है इसकी पृष्ठभूमि कितने दिनों से लिखी जा रही थी, और कितनी रिपेयर की कितनी कोशिश की गई एनडीए में, इस की नीतीश कुमार बने रहे, इस पूरे रिपेयरमेंट की कितनी कोशिश की गई थी? संतोष जी। मुझे लगता है कि पिछले सत्र में इसकी हम लोग काफी विशद चर्चा कर चुके हैं जी, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं जवाब देना माकूल समझता हूं। जैसा कि हम लोग तीनों आदमी ने एक तरह से एक मत है कि पृष्ठभूमि तो करीब लगभग 1 साल से थी। अब तकरीबन जब देखिए कि जब कास्ट सेंसस के समय दोनों डायस शेयर करते हैं, दोनों की कैमराडरी होती है, और ये चीजें इविडेंट हो जाती है इफ्तार पार्टी के बाद, जो कि अर्ली दिस ईयर इफ्तार पार्टी होती है, उसके बाद ये इविडेंट हो जाती है। फिर स्पष्ट होता है दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करते हैं। फिर आपने देखा कि रेड्स होता है, तो रेड्स होने के बाद भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं। ये चीजें हुई। और आपका जो दूसरा खंड है कि बीजेपी की तरफ से रिपेयर करने की कोशिश, ऑफ कोर्स रिपेयर करने की कोशिश हुई। आप देखा आपने, धर्मेंद्र प्रधान 2 बार आए, और स्टेट लीडरशिप को तक पता नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान आए हैं, और आकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं, और दोनों में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई वो बाहर नहीं आई, इतनी बात बाहर आई कि थोड़ी सी शिकायत स्पीकर के बारे में, विजय कुमार सिन्हा के बारे में शिकायत की गई। उसके बाद मोदी जी आते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि किस प्रकार 50% रिजर्वेशन दिया। और जब बिहार के टॉप लीडरशिप डॉक्टर शिवकृष्ण सिंह की बात होती है और कर्पूरी ठाकुर की बात होती है, उस लीग में नीतीश कुमार की भी चर्चा करते हैं। तो एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने भी उस फोरम को यूज किया नीतीश कुमार, और ये भी कहा कि बहुमूल्य सहयोगी हैं, इस टर्म का इस्तेमाल किया। तो अपीजमेंट रही। अपीजमेंट तो आप देखेंगे ये पूरा प्रयास है। आप देखिए कि इनकी 43 सीट थी, बाद में 2 बढ़ गया, 45 हो गया। इक्वल शेयर किया, जो इनके पास प्रीवियस मिनिस्ट्री थी सब कुछ उन्होंने दिया, और उनको जो लास्ट टाइम में था एमएलसी वाले सीट्स भी बराबर शेयर किए। तो ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन एक जो बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील जी होते तो ये चीज नहीं होता, तो वो जिसको हम लोग अभी पॉपुलर टर्म में जेटली चैनल, अरुण जेटली चैनल कहते हैं, वो मिसिंग था। और सुशील मोदी चैनल कहिए, अरुण जेटली चैनल कहिए, वो मिसिंग था। और जो बातें स्पष्ट की कि अगर सुशील जी होते तो ये चीजें नहीं होती। तो एक तरह से वार्मथ मिसिंग था, और ये कहीं ना कहीं माइंड मेकअप कर चुके थे कि हमको जाना है, उस तरफ जाना है। और ये एक तरह से एक स्केपगोट, एक एक्सक्यूज, एक टाइम का इस्तेमाल कर रहे थे। और वो ट्रिगर कहिए कि जो बीजेपी की 2 दिन की बैठक होती है, वो ट्रिगर उसको प्रोवाइड करता है, जिसमें कि 2 स्टेटमेंट आते हैं कि इनकी 43 सीट छोड़ के 200 सीट्स पर लड़ेंगे, और रीजनल पार्टी एक दिन फिनिश हो जाएगी। कंटेक्स्ट अलग था, उन्होंने कहा था कि जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो प्रैक्टिस करती है वो पार्टियां फिनिश हो जाएगी, लेकिन सेलेक्टिवली उन्होंने इस्तेमाल किया अपोजिशन ने कि हमने ये कहा। तो दोनों यूनाइट हो गए, एक ट्रिगर मिल गया। और आरसीपी वाला प्रकरण था, ये सब मिला जुला करके ये सारी बातें बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रिपीट हो चुका था।
तो अंत में रोकने का प्रयास एक बार यही किया कि अमित शाह ने फोन किया। फोन करने के बाद नीतीश कुमार ने ये बताना उचित नहीं समझा कि हम जा रहे हैं, कहा कि कुछ नहीं है। अच्छा, अमित शाह ने फोन किया था नीतीश जी को? हाँ, ये तो चर्चा आपके पिछले खंड में भी हम लोगों ने चर्चा की। हाँ, अमित शाह ने फोन किया था, फोन करके कहा था कि क्या सुन रहा हूँ। बोला नहीं कुछ नहीं, आपके यहाँ जैसे गिरिराज सिंह है, हमारे यहाँ ललन सिंह है, बोलते रहते हैं, कुछ बात नहीं है। लेकिन उसके अगले दिन ये सब सारी चीजें हो जाती है। तो जैसे कि 13 में नीतीश कुमार ने बता के गए थे, इस बार उन्होंने बताना भी उचित नहीं समझा। ये सारी चर्चा हुई। तो उसके बाद आप गुलाब की चर्चा की, ठीक है, वो आए, बड़े नेता हैं, तो उनसे मुलाकात हुई। अब उन्होंने क्या बोला, ये एग्जैक्टली आपने जो लाइन बोला, ये बोला कि नहीं बोला? हाँ, लेकिन गार्जियन वाली बात जरूर उन्होंने कही होगी। ये पहले भी कहते रहे कि गार्जियन की तरह उसको ट्रीट कीजिए। तो अब देखिए कैसे अनफोल्ड होता है। इट इज टू अर्ली टू से, तुरंत कुछ कहना अच्छा नहीं होगा। हम लोग भी इंतजार करेंगे। संतोष जी, लेकिन जो कहा जा रहा है बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में कि काफी गार्जियनशिप का जो रोल लालू यादव दे रहे हैं इस समय नीतीश जी को, काफी सिंबॉलिक किस्म का रोल है। मतलब ये वैसा रोल है कि ठीक है आप हैं तो हैं, लेकिन बिहार में भी सबको पता है कि सरकार कौन चला रहा है, बिहार में कौन इन चीजों को रेगुलेट करने वाला है आगे आने वाले समय तक। तो नीतीश का अगले आने वाले 2.5-3 सालों में, जब तक ये इस सरकार का कार्यकाल है, और 2 सालों बाद तो लोकसभा चुनाव ही है, जो 35 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी के, जो मिशन 35 है, तो इसके आसपास नीतीश का कितना रोल रहेगा, क्या लगता है? ऑफकोर्स रोल रहेगा। इसलिए रोल रहेगा कि देखिए कि 39 आउट ऑफ 40 सीट्स एनडीए जीतती है, और सिर्फ एक सीट जो जीतती है वो कांग्रेस के पास है। आरजेडी हैज ड्रॉन नील, आरजेडी को 0 सीट है। नीतीश और कांग्रेस के साथ और माले के साथ भी आप जोड़ लीजिए, एक तरह से आरजेडी जरूर चाहेगी कि लोकसभा में इनकी अच्छी सीटें आए, ताकि एक नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेक होल्डर बन जाए। ये इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए, आरजेडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार के लिए अभी वर्तमान में 16 सीटें हैं, आरजेडी के पास 0 है। इसीलिए आप जो गार्जियन के रोल कर रहे हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इंपॉर्टेंस है, वो गुवर्नेटोरियल पोजीशन में नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार को अब अचीव करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। अब उनका पीएम एम्बिशन नर्स करें, नेशनल पॉलिटिक्स में जो भी रोल प्ले करें वो रहेगा। वो जान रहे हैं कि समय के क्रम से पावर ट्रांसफर का एक फेज है, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अभी भी आरजेडी को नीतीश कुमार की जरूरत है, खास करके लोकसभा में कन्वर्टिबिलिटी के बाद। 24 के बाद चीजें कैसे होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अभी पेपर पर तो बहुत ही अनएसेलेबल दिखती है। कि आप बेस वोट भी देखेंगे तो 42% बेस वोट से ये स्टार्ट करते हैं। एनडीए को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ेगा उस तरह के अलायंस जोड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार का अभी इंपॉर्टेंस निश्चित रूप से 25 तक इंपॉर्टेंस है नीतीश कुमार का। सुजीत जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे याद है कि जब मैं 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, और उस समय ये एकदम एविडेंट था कि नीतीश कुमार और लालू यादव मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार से लोग बहुत खुश थे कि ठीक है, लेकिन उस समय एक बात लोग काफ़ी खुल के कहते थे, जिस समय मैं उस समय फील्ड में था, कि नीतीश बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे सीएम साबित हुए हैं, होंगे भी, लेकिन लालू के साथ जाके गड़बड़ किए। तो इस समय जब बिहार से क्राइम की खबरों का एक इन्फ्लो बढ़ा है टीवी स्क्रीन्स पे, और ऐसे में लोगों के मन में एकदम हफ्ते भर का जो घटनाक्रम है, एक नई सरकार सामने है, तो लोकल सेंटिमेंट कहाँ ठहर रहा है? लोकल सेंटिमेंट वो इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो एग्रेसिवनेस चुनाव वाली अलग होती है और एडमिनिस्ट्रेशन के समय वाली एग्रेसिवनेस अलग होती है। सुजीत जी, देखिए ठीक है, क्राइम की खबरें, चूंकि बिहार अभी न्यूज में है, एक तरह से देखें तो क्राइम पहले भी हुआ करते थे, और जब एनडीए की सरकार थी अभी भी क्राइम हो रहे हैं, खबरें ज्यादा चल रही है, ये बात जरूर है। उसका कारण है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दे रहा हूं, देखा जाए तो परिवर्तन क्या हुआ है? मुख्यमंत्री वही हैं, मुख्य सचिव वही हैं, डीजीपी वही हैं, सारे अधिकारी वही हैं, सारे डीएम, सारे एसपी सब वही हैं, और कुछ मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं, जो पहले आरजेडी के हुआ करते, बीजेपी के हुआ करते थे, वो अब आरजेडी के हो गए। तो ये एक परसेप्शन आया है कि कुछ जो आपराधिक छवि के जो मंत्री बन गए हैं, कार्तिकेय सिंह का बार-बार नाम आ रहा है इस पूरे प्रकरण में। जी, कार्तिकेय सिंह का नाम आ रहा है, अनंत सिंह के करीबी कहे जाते हैं, अनंत सिंह के खास हैं, और उनकी वजह से देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सत्ता परिवर्तन हुआ,
सब कुछ स्मूथ हुआ, कोई इसमें खरीद फरोख्त किसी तरह की कोई बात इस तरह की आई नहीं। लेकिन जिस तरीके की सरकार बनानी चाहिए, जिस तरह के मंत्रियों का चयन होना चाहिए, वो उस चयन में जरूर कुछ खामी हुई है, और जिसकी वजह से लगातार आलोचना या सवालों के घेरे में ये सरकार आ रही है। और कार्तिकेय कुमार पर जो मुकदमा है, कहा जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं, उनके जो सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये खत्म हो जाएगा, अभी जब कोर्ट में जब पेश होंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वारंट उन पर जारी था 12 तारीख को, उन पर कोई किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की रोक जरूर लग गई। पर अब सवाल ये है कि आप ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री कैसे बना सकते हैं जिस पर कानून तोड़ने का आरोप हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। तो ये सवाल जो आता है ना, ये छवि खराब करता है, सरकार की छवि पर इसका असर पड़ता है। और नीतीश कुमार की छवि, वो छवि के लिए ही जाने जाते हैं, लगातार उनकी छवि अच्छी रहती है, चाहे किसी भी गठबंधन में रहें। अब इस दौर में जब ये चीजें सामने आ रही हैं और कई जो आपराधिक छवि के और लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उसको देखते हुए तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। अब दूसरे प्रकरण पे आ जाइए कि आप अधिकारियों के साथ आप बैठक कर रहे हैं और उसमें जो है कोई रिश्तेदार आके बैठ जा रहा है, कोई पीए जो है, कोई सलाहकार उनके साथ बैठ रहा है। तो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार किस तरह से स्मूथली चलेगी, चाहे नीतीश कुमार अब तक जो सरकार चलाते रहे हैं अपने शर्तों पर, वो सरकार आगे कैसे बढ़ेगी उसको लेकर जरूर कुछ संशय जरूर है जनता के बीच में। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे प्रशासक रहे हैं और हर एक गठबंधन के साथ, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, चाहे आरजेडी के साथ हो, सबके साथ उन्होंने अपने शर्तों पर काम किया है। 2015 में भी जब महागठबंधन बना और उन्होंने महागठबंधन छोड़ा तो अपनी शर्तों पर छोड़ा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छोड़ा। अब एनडीए को छोड़ा है तो अपने मुद्दे हैं उनके, जो कहा जा रहा है, कई तरह की बातें हैं, जैसा कि संतोष जी बता रहे थे। तो ये तमाम अपनी शर्तों पर वो करते आए हैं। लेकिन अब आगे कैसे चलेगा, ये जो माहौल बन रहा है, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, तो जनता में परसेप्शन तो वही जाएगा। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है नीतीश कुमार के लिए। हाँ, क्योंकि ये मैं कुछ और पत्रकारों से भी बात कर रहा था ऑफ कैमरा, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए क्राइम और इस तरह की चीजें इस सत्ता परिवर्तन के पहले भी थी और बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं, और आप उसको बार बार अब लाइन को नीचे पेन चलाते हैं तो लाइन गाढ़ी होती जाती है, तो आपका उस पर ही ध्यान जाता है। उस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। लेकिन सुजीत जी, जब ये सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो कुछ लोग ये बार बार क्योंकि नेता नगरी में हम इस तरह के किस्सों की, इस तरह की बातों की चर्चा करते हैं, होने के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के नेताओं की ओर से क्या नीतीश कुमार से कोई बातचीत की गई बधाई ही देने के लिए, या यही कहने के लिए कि साहब अच्छा नहीं किया हमारे साथ? इस तरह की कोई बातचीत हो रही है अभी? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। अब जैसा कि आप बताइए कि नीतीश कुमार ने बताया है नहीं कि हम छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम जा रहे हैं आपको छोड़ के, तो आप रोकिएगा, भाई रुक जाइए, नहीं अभी मत जाइए, अभी न जाओ छोड़ के। तो वो ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन मीडिया के थ्रू जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जिस तरह से बीजेपी अभी लगातार निशाना साध रही है, और आज ही सुशील मोदी ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें संजय यादव जो कि सलाहकार हैं तेजस्वी यादव के, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं तेजस्वी के जी, तो वो इस तरह की बात हो रही है। लेकिन अब समझाने और मनाने की बात ही नहीं है कोई। नीतीश कुमार उन्होंने रास्ता अपना देख लिया है, तय कर लिया है, और वो किस रास्ते पर जाना है। क्योंकि आप देखिए, पिछले साल भर से ये प्रक्रिया जरूर चल रही थी, लेकिन पिछले 4-6 महीने से नीतीश कुमार काफी सीमित हो गए थे। उनके चेहरे पर भी तनाव काफी दिखता था उस दौरान, और लोग समझ नहीं पा रहे थे। और ये जो तनाव था वो उनके मंथन का था। वो अंदर में सोच रहे थे कि भाई एनडीए के साथ रहेंगे तो क्या होगा, महागठबंधन में जाएंगे तो क्या होगा। तो सब कुछ सोच समझ के बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया है। और वो जाहिर तौर पर ये कहा भी जा रहा है, आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है, जनता दल यू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो केंद्र की राजनीति में उनकी अब दिलचस्पी है और वो देश में विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की बात पर तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मन में मनसा वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी है
एनडीए के साथ भी थे, तब भी मुख्यमंत्री थे और बहुत सारे सवाल नहीं उठ रहे थे। एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि वो एक चेहरा बन सकते हैं पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो चेहरा होना चाहिए वो चेहरा है वो, और जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। अच्छा, मैं कन्हैया जी के पास चलता हूं। और सरकार के गठन के बाद सबसे पहला सवाल ये, मतलब ये वैसा सवाल था कि जैसे जब 2014 में सरकार बनती है नरेंद्र मोदी की, तो लोग ये कहने लगते हैं कि ठीक है, काला धन कहाँ है, 15 लाख कहाँ है अकाउंट में, इस तरह की बात होती है सोशल मीडिया पे। तो इस तरह की बात ये नई सरकार बनने के बाद भी होती है बिहार में। ठीक है, चलो सरकार बन गई, साइन करो, नौकरी के कागज पे साइन करो, 10 लाख की नौकरी कागज पे साइन करो, इस तरह की जो बातें हैं। तो कन्हैया जी, मतलब ये 10 लाख नौकरी, 1 लाख नौकरी और रोजगार के बीच में जो एक लाइन है कि आप खुद से भी काम करते हैं तो रोजगार कह सकते हैं, लेकिन आप नौकरी नहीं कह सकते उसको, तो उस लाइन को लेकर तो अभी वस्तु स्थिति क्या है? क्या सरकार बिहार में इतनी नौकरियां सृजित कर पाने की स्थिति में है, इतनी नौकरियां दे पाने की स्थिति में है? क्योंकि बिहार की इकॉनमी, बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था और बिहार का जो कर्ज है वो हम लगभग हम सभी लोग जान रहे हैं। कन्हैया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को मैं दूंगा नौकरी, उस समय स्थिति थी देश में कि 2 करोड़ दे सकते थे? नहीं थी। यहां भी नहीं है। ये सब चुनावी जो है चल रहा है, चुनाव में जाना है, कहां से दे देंगे 20 लाख? जैसे नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया उस तरह भी नहीं देंगे। वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे मारा गया, जनता अपने चलेगी। इसमें कौन बड़ी बात है? सवाल ही नहीं है, कहां से 20 लाख देंगे? तो मतलब ये जैसे मैंने कहा कि जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उसी तरह ये भी एक जुमला है। मैं सत्य बात बोलता हूं। मैं थोड़ा सा और बता दूं, हालांकि आपका दूसरा प्रश्न होगा, लेकिन सुजीत जी ने जो कहा कि उसमें मैं थोड़ा चाहता हूं कि उसमें अतिक्रमण करूं। जी जी, अगर आपकी इजाजत हो। प्लीज सर, गए। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो परसेप्शन लाया गया, परसेप्शन है नहीं, ये जान लीजिए। बिहार के बारे में जितना भी अभी देख रहे हैं कि चरखी की तरह सब टीवी पर रेंग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जंगल राज बिहार को ही नहीं किया गया। आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश के बारे में कि हम यूपी सरकार से परेशान हो गए हैं, यहां जंगल राज की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर 2019 से 26 दिसंबर 2020 हाई कोर्ट में हारी योगी सरकार। कोर्ट ने कहा योगी राज को जंगल राज कहना अपराध नहीं है। कितना दिन इस सब पर डिबेट चला है? नहीं चला है, चलेगा भी नहीं। अभी आप जो बात आ रही है कार्तिकेय सिंह, क्या है कार्तिकेय सिंह का मामला? कार्तिकेय सिंह कोनो गुंडा नहीं, मवाली नहीं, ही इज नॉट ए क्रिमिनल। वो टीचर थे। हाँ, ये उनकी गलती थी, जब वारंट था तो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से बनाया जा रहा है कि ये मवालियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, ऐसा ये जानबूझ करके बनाया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को बिहार की बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, निकलना चाहिए, यही घेर दिया जाए उनको। क्योंकि ये आ गया है सबके दिमाग में कि ही इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। हाँ कन्हैया जी, चारों तरफ से इनको। ठीक है कन्हैया जी, आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहीं पर एक सवाल के लिए मुझे टोकना चाहिए आपको, मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको सॉरी टोका कि कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह के करीबी हैं। उनके अनुपस्थिति में कहा जाता है कि अनंत सिंह का सारा काम धाम देखते हैं। और नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा जाता है, अपहरण के केस का वारंट निकला है, वो कानून मंत्री की पद की शपथ ले रहे हैं, और नीतीश कुमार से जब पूछा जा रहा है कि इनके नाम पे वारंट है, तो वो कहते हैं कि जो मुझे देखना होगा, उनके शब्द आते हैं कि मुझे देखना होगा। तो क्या वेटिंग ही नहीं की गई मंत्रिमंडल के तौर पे लोगों को जब शामिल किया जा रहा था कि सर वारंट निकला है और अब कानून मंत्री बना रहे हैं? मतलब ये तो थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है ना। नहीं, अटपटा लगना भी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री को नहीं बताया, इनको बता देना चाहिए था। लेकिन उस आधार पर आप पूरे बिहार को, पूरे मंत्रिमंडल को दागी, मतलब सब कुछ कर दे,
उस पर रोज डिबेट होने लगे पूरा घंटों घंटों। अच्छा आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल जो मोदी जी का है उसमें 78 मंत्री हैं, कितने दागी हैं? कैसा केस है? 3 पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है और 1 पर मर्डर का केस है। महाराष्ट्र में 27 दागी मंत्री हैं, सीरियस केसेस है। आपके चीफ मिनिस्टर जो है असम के, आपको ही जानते हैं कि शारदा चिट फंड में है। और एक बात और उनके बारे में मैं बताता हूं, क्योंकि मैं द वीक में था तो एक स्टोरी किया था। आप जानते होंगे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA जो दिसंबर 2008 में गठन हुआ था और पहला केस उसने टेकअप किया था 2009 में NC हिल्स का, जो असम में है, जहां हाफलॉन्ग है। 1000 करोड़ रुपया आतंकवादियों को दे दिया गया था, वही केस था। आप जानते हैं कि वहां विशेष पैकेज उस जिला को मिलता है। वो किसके पास गया, जरा पता मैंने कि कहां है वो पैसा, किसके पास गया? और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट क्या है, वो हमारे पास भी रिपोर्ट है, मैंने उसके स्टोरी किया था। आई हैव डन ए स्टोरी इन द वीक मैगजीन जी। कौन कौन था उसमें, इसका पता चल जाएगा कि कौन है। तो देखिए ऐसा नहीं है। अच्छा आपने एक और सवाल पूछा कि सरकार कौन चला रहा है। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, अपनी शर्त पर सरकार वही चलाते हैं और चलाते रहेंगे। जहां उनको लगा बहुत दखलंदाजी हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इधर से भागेंगे, तो आप कहां जाएंगे? वही जाएंगे। अब फिर वो लोग भी तैयार हैं, ऐसा थोड़ा है कि लोग नहीं लगे। इसमें छुआछूत नहीं चलता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता है। और एक चीज और आपने पूछा था संतोष जी से कि कब से तैयारी चल रही थी छूटने की। मैं आपको बताता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि इस चुनाव में मुझे पता नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। और जिस तरह से इनको छीन दिया गया, मैंने कहने का मतलब आधा कर दिया गया संख्या में, और ये तभी ने मन बना लिए थे कि मुझे आगे आने वाले दिनों में क्या करना, और समय के इंतजार में थे। और एक दूसरा सबसे बड़ी बात, ये एम्बिशन था प्राइम मिनिस्टर बनने का, प्राइम मिनिस्टर रेस में आने का, बने या न बने तो समय बने। संतोष जी, जो नौकरियों वाली बात हो रही है सर, कि नौकरियां कितनी मिल सकती हैं, कितनी प्रैक्टिकलिटी है उस नौकरियों की स्थिति में, इस पर जैसा कन्हैया जी बता रहे थे कि जैसे वो नहीं सच हो सकता था तो ये भी सच नहीं हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी ने भी कहा कि हमको देखना परखना होगा कि नौकरी की स्थिति क्या है। तो अभी एक नौकरी हो गई, बिहार की नई सरकार के सामने टास्क क्या है, क्या क्या अभी उनको इमीडिएटली एड्रेस करना है सर? देखिए, आप कन्हैया सर की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। प्लीज सर, गो अहेड। डिबेट नहीं, एक सेकंड, आवाज आ रही है जी? कोई उसमें डिबेट नहीं है कि कितने दागी हैं नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव बात है, वो चर्चा होती रहेगी, इनकंक्लूसिव डिबेट रहेगा। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूं, यही इसी मुख्यमंत्री के अंदर में 2005 में जीतन राम मांझी पर आरोप लगा, उन्होंने रिजाइन किया। 2011 में रामाधार सिंह कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, एब्सकॉन्डर थे, उन्होंने रिजाइन किया जी। मंजू वर्मा ने रिजाइन किया, मैं साल भूल रहा हूं, आसपास का ही है। 2020 में मेवालाल चौधरी पर लगा, रिजाइन किया। यही मुख्यमंत्री, ये सिर्फ मैटर ऑफ प्रोप्राइटी है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये, मैंने एसपी से बातचीत की थी और बाद में उन्होंने प्रेस रिलीज करके भी भेजा कि बिलेबल सेक्शन है। मेरा ये कहना है कि ठीक है, 12 तारीख को आपने ले लिया हायर कोर्ट से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट से ले लिया कि 1 तारीख तक आप नो कोर्स। जब कोई सुपीरियर कोर्ट में जाता है तो फाइल आता है, तब तक वो एक्शन को रोका जाता है। एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस वो इनको दिया, उनको रिलीफ नहीं दिया, इंटरिम बेल नहीं था, वो वारंट इज स्टिल इन प्लेस। जिस डेट में उन्होंने शपथ लिया उस डेट में उनको जाकर उपस्थित होना, तो उपस्थित होकर के हाईकोर्ट ने क्या कहा था उनको कि आप नीचे लोअर कोर्ट में जाकर के अपना रिलीफ लीजिए, रिलीफ लेके आइए। मैं इतना, और कोई डिबेट इसमें मैं इसे ऐड कर रहा था। फिर आपके सवाल पर आता हूं। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने इस पर स्टोरी भी की कि देखिए 20 लाख उन्होंने क्यों बोला, उसकी भी कहानी है। सब चीजें पॉलिटिक्स है। कन्हैया सर बोल ही रहे थे कि भाई ये भी जुमला है वो भी जुमला है। तेजस्वी बोले थे 10 लाख, बीजेपी बोली थी 19 लाख, तो नीतीश जी बोले 20 लाख। तो पॉलिटिकली स्कोर करने के लिए बोल दिया 20 लाख की संख्या। अब विजय चौधरी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार थोड़ी होता है,
तो वो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जोड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर में देगा, वो सब जोड़ेंगे। तो कहाँ जॉब है? आप मान लीजिए कि 7वां चरण शिक्षक का निकलने वाला है, 1 लाख जोड़ लीजिए आप रफली टीचर, पुलिस विभाग में 30-40 हजार, सोशल सेक्टर में 30-40 हजार, तो आप सब जगह से जोड़ेंगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग आपको निकलेगा वो 3-4 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तेजस्वी जी का लॉजिक था कि 5 लाख बैकलॉग है, 5 लाख हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, बहुत आइडियली बहुत अच्छा लगता है। कितना आपको पेंशन और इसमें फंड जाता है? पोस्ट कोरोना के बाद आपका रेवेन्यू क्या है, उसकी क्या स्थिति है? टीचर्स की सैलरी क्यों डिले हो रही है? आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो आप ये देंगे क्यों? क्योंकि इसका देखिए, इसमें पॉलिटिकल मैसेज था। तेजस्वी प्रेशर में थे, तेजस्वी से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा था कि आपने कहा था कि आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह भी दिया था कि भाई मैंने ये कहा था ना कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं अभी की बात नहीं बोल रहा हूं। एनीवे, मैंने ही टूक दैट क्वेश्चन है। जब 15 अगस्त को अनाउंसमेंट होता है तो हैप्पीएस्ट पर्सन वाज तेजस्वी प्रसाद यादव, और उन्होंने बात जो कि बहुत ही धीरे से नीतीश कुमार ने कहा टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज स्पीच, बहुत ही माइल्डली, बिना कोई क्लैपिंग के ये बातें कह के निकल गए। तो उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट नहीं बताया कि कैसे होगा, क्या टाइम लाइन होगा, क्या टाइम फ्रेम होगा। तो मुझे लगता है कि मेड दिस स्टेटमेंट आउट ऑफ पॉलिटिकल कंपल्सन्स। पॉलिटिकल कंपल्सन दिया, कितना दिया, नहीं दिया, कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइमलाइन तो दिया होता ना। आपने कहा था कि इतने में ये हम 15 अगस्त तक ये बिजली नहीं आएगी, इतनी नहीं मांगेंगे वोट। आप इसके बारे में बोल देते हैं ना कि 25 तक की बात कर रहे हैं, कि उसके बाद की बात कर रहे हैं, क्या टाइम फ्रेम है? या 25 तक आप 5 लाख देंगे या 10 लाख देंगे? कुछ तो होगा ना, कुछ तो योजना होगी। तो ये मुझे लगता है कि जैसे कन्हैया सर ने कहा, मोर और लेस मतलब ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। आप एक तरह से एक कंपल्सन में दिया गया है, और तेजस्वी ने बोला है बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न को प्ले डाउन करने के लिए। लेकिन हाँ, ये प्रश्न उनको चेंज करता रहेगा, बीच बीच में लोग पूछते रहेंगे, और आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये टेस्ट मैं मान रहा हूं, ये ज्यादा बड़ा टेस्ट है तेजस्वी के लिए रादर देन नीतीश कुमार के लिए। इसीलिए कि अगर ये 2 साल में, आने वाले समय में, ये गवर्नेंस का क्रेडेंशियल स्टैब्लिश कर देंगे, जो आरजेडी का इमेज है उसको डाइल्यूट कर देंगे कि नहीं, वो जंगल राज वाला इमेज नहीं है, ये बनाया गया है, वी कैन गवर्न, हमको ये चीज आता है, और सर्टन कास्ट ग्रुप, सर्टन सेक्शन को अगर अपीज नहीं करेंगे, तो ये पता चलेगा कि नहीं, आप जो नारा देते हैं आरजेडी A to Z का, उसके हिसाब से चल रहा है। तो अगर गवर्नेंस क्रेडेंशियल वाला करेगी, नहीं तो फिर यूपी वाला मॉडल हो जाएगा, जो अखिलेश जी लाख किए, पहुंच गए, लेकिन सत्ता से दूर रह गए। तो एक इट्स बहुत कॉशस, बहुत थिन लाइन है। तेजस्वी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है कि उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट विभाग रखे हुए हैं अपने पास, रोड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जिसमें कि उनको डिलीवर करना है। नीतीश कुमार ने अपने पास क्या रखा है? फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन उधर है, हेल्थ उधर है, सब उस तरफ दे दिया है। तो डिलीवरी करना है तेजस्वी को, टीम तेजस्वी हैज टू डिलीवर। दिस इज टेस्ट फॉर तेजस्वी रादर देन ऑफ नीतीश कुमार। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बातचीत को आखिरी फेज में लेके चल रहा हूँ, तो उसमें मेरा एक सवाल ये है कि बीजेपी का रिजुविनेशन प्लान क्या होना चाहिए या होगा, क्या सुनने में आ रहा है? क्योंकि एक तो ये कहा जाता है नेशनल पॉलिटिक्स में कि बीजेपी जिस भी राज्य में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना शुरू करती है, तो बीजेपी पर ये लोग कहते हैं, जो भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, कि जिन क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी गठबंधन करती है, धीरे धीरे वो दल अपने वजूद में खत्म होते जाते हैं। ये आरोप लगते हैं। आप लोग बताएं अगर इसमें मैं कहीं गलत हूं तो। और इसके बाद बीजेपी से गठबंधन जदयू ने तोड़ लिया है। लोग कह रहे हैं कि, पत्रकार कहते हैं कि बचा लिया अपना गठबंधन, अपनी पार्टी कम से कम बचा ली है। तो अब गठबंधन करने के लिए, लड़ने के लिए आगे क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, बताएं संतोष जी। बस मैं इसमें 2 ही बात ऐड करूंगा। आपने रिजुवेनेशन प्लान, अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, ठीक है, उन बीजेपी को रिजुवेनेट ही करना है अपने आप को। एक तो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं कि नेक्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट कौन होंगे, काउंसिल में नेता कौन होंगे, और विधानसभा में नेता कौन होंगे। आप देखिए, नीतीश कुमार को सब कुछ याद है, मतलब मेमोरी से बोलेंगे भी तो भी सही बोलेंगे, इतना साल हो गया है, उनके फैक्ट्स, डाटा, फिगर है।
वो उनको मैच करने वाले अगर फैक्ट्स में थे, एक सुशील कुमार मोदी थे, उनके डाटा में बहुत अच्छा, और कुछ हद तक नंदकिशोर यादव एज लीडर ऑपोजिशन वाज वेरी इफेक्टिव। संतोष जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा एक छोटी सी बात के लिए। नीतीश कुमार के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ भी अच्छे से याद हो गई है अब तो। ऑब्वियसली वो तो 8 बार हो गया तो याद हो ही गया होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 पोजीशन में क्या होगा, एक अच्छा बोलने वाला आदमी जो कि एक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ काउंटर कर पाए असेंबली में, वैसा आदमी चाहिए उनको। ऐसा नहीं, अदरवाइज बोलते हैं कि ये जैसे नीतीश कुमार का एक कैच लाइन है, अरे आपको तो पता ही नहीं है, तो वैसा आदमी नहीं चाहिए ये बोल दे कि आपको पता ही नहीं है काउंसिल में कौन होते हैं। और आप देखते हैं संजय जायसवाल पर बहुत टिकरा फूट रहा है। अब कौन बनते हैं कि क्या ओल्ड गार्ड की किसी की वापसी हो रही है, सोशल कम्युनिकेशन क्या होगा, फर्स्ट चैलेंज ये होगा। और नंबर 2 में होगा कि कौन से नए अलायंस पार्टनर आप ला रहे हैं। चिराग जी आ रहे हैं, मल्ला जी आ रहे हैं, क्या फिर से कुशवाहा जी को तोड़ने की आप कोशिश करेंगे, क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये जो डेफिसिट है आपका 7-8-10% का, वो कहां से लाएंगे आप? ये नेता तो आप दे नहीं रहे हैं। और हु कुड बी योर लीडर, पॉसिबल लीडर फॉर 2025, थोड़ी 24? और शेष सुजीत जी और कन्हैया सर बताएंगे। हाँ सुजीत जी बताइए, कौन है नेता बीजेपी के पास आगे? संतोष जी ने तो सब बता ही दिया। नेता की तलाश जारी है, यही तो कमी है बीजेपी में। सबसे बड़ी कमी एक नेता नहीं बना पाए बिहार में, और यही कारण है कि उन्हें जब भी सरकार बनानी होती है तो किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। आप देख लीजिए 96 से नीतीश कुमार गठबंधन बना के लड़ रहे थे। 96 से समता पार्टी जब हुआ करती थी, बाद में जेडीयू हो गया, और उस समय से ये गठबंधन चला आ रहा था। और 13 में आकर ब्रेक हुआ, फिर 17 में जुड़े, अब फिर ब्रेक हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप दूसरे राज्यों में देखिए, बीजेपी के पास एक से एक नेता है, लेकिन बिहार में कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है जो कि मास लीडर हो, जो कि लोगों को अपने से जोड़ सके। जैसे दूसरे क्षेत्रीय दलों में देखिए, लालू यादव कितने बड़े मास नेता रहे। नीतीश कुमार को देख लीजिए, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी उनके लिए भी बहुत सारी भीड़ खड़ी रहती है। लेकिन बीजेपी में उस तरह के नेता कम ही दिखाई देते हैं। अब ये नेता कहां से लाएंगे, नेता कैसे बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना या फिर विधानसभा में कौन नेता बनता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, विधान परिषद में कौन होता है, इसका काफी प्रभाव पड़ता है। और निश्चित तौर पर अभी जो बीजेपी के पास स्कोप है वो है एक अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो कि 30% के आसपास वो नीतीश कुमार के पास है अभी। उस वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ खींचे, इसके लिए उनका प्रयास ज्यादा रहेगा। और आप देखिएगा कि अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद भी उन्हीं जाति में से किसी को के लिए खोजा जा रहा है, या फिर विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हो। तो मुख्य रूप से जो स्ट्रेटजी है वो अति पिछड़ा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना। और दलित के रूप में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा खुश होंगे कि बीजेपी से अब नजदीकी बढ़ सकती है थोड़ी। चिराग के बारे में हाँ, ये मतलब एक थोड़ी सी चर्चा होती है कि अब हो सकता है कि वो बीजेपी के, हाँ, लेकिन अभी खुलकर बोल नहीं रहे हैं वो। हाँ। लेकिन दिल में तो है, उनके दिल में बेहद वो करीब हैं बीजेपी से, इससे कोई दो राय नहीं है। अब तो उनके चचा जो हैं पशुपति पारस, वो भी, उन्होंने भी जेडीयू के साथ जाने से इनकार कर दिया है। केंद्र में मंत्री हैं तो दोनों चचा भतीजा भी मिल सकते हैं। तो ये कुछ टूटे फूटे उसको मिलाकर बीजेपी अपने आप को खड़ा करेगी। और बाकी सब जो उनको लगता है कि जैसे नहीं आम पका हुआ है कि अब टपकेगा, अब जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह के मंत्री हैं, इन सब से भी बहुत आशाएं हैं बीजेपी को। जल्दी ही उन्हें फिर मौका मिलेगा बिहार में शासन करने का। अब देखिए भविष्य क्या करता है। लास्ट कमेंट कन्हैया जी, क्या जैसा सुजीत जी कह रहे हैं और जैसा संतोष जी ने कहा कि बिहार में बीजेपी अपना नेता नहीं बना पाई जैसा बीजेपी ने अपने हर राज्यों में लगभग बनाया है, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, ये मतलब नेता फेल हो गए, क्या कहां से सर? नेता बनाया थोड़े जाता है, नेता आते हैं। मोदी जी को किसी ने बनाया थोड़े है, नीतीश कुमार को बनाया है, लालू यादव को बनाया है, ये सब प्रकृति के दिन होते हैं। बिहार बीजेपी में नेता की वैकेंसी है, फेस की वैकेंसी है, मिल नहीं रहा है। इसलिए इन लोगों ने ये मन बना रखा है कि अगला जो चुनाव होगा, 24 का तो देश बने, 25 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही फेस रहेंगे। इनके पास कोई फेस नहीं है। एक चर्चा है
अब वो चर्चा में कितनी सच्चाई है कि ये लोग चिराग पासवान, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ होंगे 25 में, आप समझ लीजिए, उस वह तेजस्वी यादव जिसके पास जो सर्वे लोग कराए हैं कई टीवी वाले, 44% लोग जिसका समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार का 23% और बीजेपी का 17-18% विदाउट फेस बीजेपी। और बीजेपी में अभी कौन है? तो चिराग पासवान। अब चिराग पासवान कहेंगे कि हम लोगों से बातचीत चल रही है, क्या बातचीत चल रही है भाई? आज तो कि ठीक है आप सीएम का फेस मान लीजिए, तो हम लोग अपने पार्टी को आपके पार्टी में विलय कर। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि भगवान ही जानते हैं ये, लेकिन कोई फेस नहीं बनने जाता है। संतोष ने ठीक कहा कि अभी क्राइस्ट मैंने ये है कि विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता किसको बनाया जाए, विधान परिषद में प्रतिपक्ष को नेता किसको बनाया जाए, और अध्यक्ष जो है संगठन का किसको बनाया जाए, अपर कास्ट को बनाया जाए, अति पिछड़ा को बनाया जाए, पिछड़ा को बनाया जाए, दलित को बनाया जाए, इसी में सबने की पूरा जो है माथापच्ची हो रहा है। लेकिन मुझे मेरी जो अपनी समझ है, अभी इनके पास न नीतीश कुमार की तरफ कोई फेस है, न तेजस्वी की तरफ कोई फेस।